Bismillahirrahmanirrahim. My name is Professor Dr. Humaira Ishaq, and today I will be discussing a very initial kind of thing with you, which is the resume और CV making. होता ये है बेसिकली कि हम जैसे ही प्रोफेशनल लाइन में आते हैं तो जो सबसे पहले जो चीज़ होती है जो हमें ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की वो ये है कि हाउ टू प्रेजेंट आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स. सो वो जो एम्प्लॉयर्स के सामने जो अपनी जो प्रेजेंटेशन देनी है उसके लिए आप को किस तरह से लेके चलना है वो बताने का एक तरीका है कि आप किस तरह से सीवी बनाते हैं. तो वी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन नाउ. सीवी एक लैटिन वर्ड है जो कि करिकुलम वाइटी से निकला है, जिसका मतलब है कि कोर्स ऑफ वंस लाइफ. यानी आप अपने सीवी के अंदर तमाम जो भी आपकी लाइफ में आपने अचीव किया है एकेडमिकली या प्रोफेशनली आप उसको मेंशन कर रहे होते हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ पर्सन्स एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, प्रीवियस ऑक्यूपेशंस टिपिकली सेंट विद अ जॉब एप्लीकेशन. तो ये यूजुअली जो है वो आपको कभी जॉब लेनी हो या आपको प्रमोशन करना हो या आपको जॉब का स्विच ओवर करना हो या किसी किस्म की कोई ग्रांट लेनी हो उसके साथ, या आप मेंटोरशिप के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है वो अपना सीवी देना होता है. सो बेसिकली सीवी आपको बहुत जगह पे एक बेसिकली आपको प्रोजेक्ट कर रहा होता है, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको प्रोजेक्ट कर रहा होता है. सीवी को हम रिज्यूमे भी कहते हैं, फ्रेंच वर्ड से निकला है, और रिज्यूमे का मतलब है समरी. यानी आप अपनी अगेन वाली वही बात है कि आप अपनी जो लाइफ है उसको समराइज कर रहे होते हैं, कागज के ऊपर लेकर आते हो कि आपने पूरे जो लाइफ है उसके अंदर क्या क्या किया. So it basically is a document that reflects the development in one's professional career. यानी आपका जो प्रोफेशनल करियर है वो आपकी एजुकेशन और प्लस आपकी जो जो भी वर्क एक्टिविटीज हैं उससे रिलेट कर रहा है. सो ये जो चीज है ये तमाम की तमाम जो है आपकी सीवी में रिफ्लेक्ट हो रही होती है. सीवी का पर्पस क्या है, हम सीवी क्यों बना रहे होते हैं? बेसिकली इट्स अ मार्केटिंग टूल जो कि आपका पहला इंप्रेशन देता है किसी भी जगह पर, किसी के भी सामने. ठीक है, यूजुअली अगर आप जॉब पे जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए. अब जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो जो भी जो रिक्रूटर है या जो एम्प्लॉयर है वो शॉर्टलिस्टिंग कर रहा होता है कैंडिडेट्स की, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उसके पास आए हुए होते हैं. सो बेसिकली आपको सीवी जो है वो क्या करवाएगा कि आपको जितना इफेक्टिव सीवी होगा आपका उतना अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा. और आपका काम बेसिकली सीवी बनाने से मकसद ही यही है कि आप दूसरों में नुमाया नजर आए. सीवी को इस तरह से आप अपना प्रेजेंट करें, अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको इस तरह से प्रेजेंट करें कि आप दूसरों में बिल्कुल नुमाया नजर आए. अच्छा, फिर ऑब्वियसली रिक्वेस्ट ऑफ एन इंटरव्यू में आपको सीवी जो है वो आपका बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि टू गेट अ जॉब, यानी पहली मरतबा अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो तब आपका सीवी काम करता है, या आप जॉब स्विच ओवर करने जा रहे हैं. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपको रिसर्च ग्रांट चाहिए या आपको कहीं पे रिसर्च एक्टिविटी के लिए कहीं बाहर जाना है, ठीक है, वहां पे भी ऑब्वियसली इट्स काइंड ऑफ अ जॉब, तो ऑब्वियसली वहां पे भी ये आपको हेल्प आउट कर रहा होता है. आपकी जो लाइफ है उसका डिटेल स्नैपशॉट भी कह सकते हैं आप अपने सीवी को. ठीक है, तो उसको इसी तरह से बनाना है कि लोग जो है वो आपका सीवी देख के आपकी एक पिक्चर माइंड में बना सकें. और जब आप उनसे जब जाके इंटरव्यू के टाइम पे मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो कि सीवी बनाने पर लोग आपका एक ब्रॉडर जो एक पर्सपेक्टिव है वो निकाल सकें, पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि वो आपको किसी भी तरह से इग्नोर ना कर सकें. आपका सीवी इतना अच्छा, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाले को लगे हाँ जी बस यही बंदा है जिसकी मुझे जरूरत थी. इट शुड बी डिजाइंड लाइक दैट. ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि वो फिर आप जब इंटरव्यू में आप पहुंच जाएं, जब आपका ये एक बहुत मेजर मरहला जो शॉर्ट लिस्टिंग का है वो अगर कवर हो जाए तो इंटरव्यू में उसी सीवी को आप रिफ्लेक्ट करेंगे अपने एटीट्यूड के साथ. तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको एक अच्छी जगह पे जॉब दिलाने में मददगार साबित होती है. So qualities of a good CV is कि it should be easier to read और इसका अच्छा खूबसूरत सा लेआउट और फॉर्मेट होना चाहिए. बुलेट पॉइंट्स में और शॉर्ट सेंटेंसेस में इसको आप बनाएं. ज्यादा लंबी लंबी कहानियां करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी लंबी कहानियां होंगी उतना सामने वाला पढ़ते हुए बोर हो जाएगा. टेलर्ड होना चाहिए जॉब के एप्लीकेशन के मुताबिक. हाउ टू टेलर योर सीवी वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो इसको हम अभी लेके चलते हैं. लेकिन सीवी शुड बी अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स. अगर मैं किसी एक जगह जा रही हूँ और मैं मतलब से फॉर एग्जांपल मैं मार्केटिंग की जॉब करना चाह रही हूँ, तो मेरे जो सीवी में जितनी भी मेरी मार्केटिंग की स्किल्स हैं
वो सामने की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि मुझे मार्केटिंग की जॉब चाहिए। अगर मेरी मार्केटिंग की, मैं मार्केटिंग में जा रही हूँ और मैं अपनी रिसर्च की स्किल्स मेंशन कर रही हूँ, तो सामने वाला पलट के यही बोलेगा कि हमारा ख्याल ये है कि आप ज्यादा बेहतर सूट करते हैं रिसर्च फील्ड के लिए। सो आपको अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो उस पर्टिकुलर फील्ड के मुताबिक आपको अपना सीवी डिजाइन करना पड़ेगा। दैट्स दी की पॉइंट टू डिजाइन योर सीवी। मिनिमम अमाउंट ऑफ कलर और डिजाइनिंग इस्तेमाल करेंगे आप सीवी में, जितना सिंपल होगा उतना बेहतर होगा। बट इतना भी सिंपल ना हो कि मतलब कुछ चीजें डिफ्रेंशिएट ही ना हो सके। फॉन्ट्स के साइजेस को कहीं पे बोल्ड करना है, क्या करना है, वो चीजें देख लें और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको लेके चलें। It should include all the information that is present in the standard CV. वो क्या है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। The same format of dates and is used throughout the section. अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका फॉर्मेट, आपका डेट का पैटर्न, वट एवर जो कुछ भी आप लेके चल रहे हैं वो ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा होना चाहिए। पता चला है जी, ऊपर का जो कुछ पोर्शन है उसमें आपने कुछ फॉन्ट साइज इस्तेमाल किया, फॉन्ट स्टाइल इस्तेमाल किया, नीचे पहुंचते पहुंचते वो कुछ का कुछ हो गया, फॉर्मेटिंग नहीं हुई हुई, लाइंस छूटी नहीं है, टैब्स बने हुए नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है टेक्स्ट, बहुत बुरा लगता है। यानी इवन अगर मैं अभी रिक्रूटर नहीं हूँ, रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच भी नहीं रही, लेकिन अगर एक अच्छा सीवी मुझे नहीं नजर आएगा तो मैं उससे इम्प्रेस नहीं होंगी। तो सीवी ऐसा होना चाहिए कि आपकी स्किल्स हर तरह से नजर आए, यानी आपका सीवी डिजाइनिंग भी आपकी जो स्किल्स हैं वो मेंशन करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद फिर ये एक सीवी है, अब आप देख लीजिए इसको, ये हम इसको एक गुड सीवी की एग्जांपल के तौर पे मेंशन कर रहे हैं। अब अगर आप सामने देखें तो कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं जिनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोफाइल के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, फिर अचीवमेंट्स हैं, हेड्स बनाए हुए हैं। हेड्स में क्लियरली सामने वाले को दिखाई दे रहा है कि क्या चीज होगी। अगर फॉर एग्जांपल एजुकेशन का हेड है तो ऑब्वियसली उसमें एजुकेशन की डिटेल्स होंगी, एम्प्लॉयमेंट का हेड है तो एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स होंगी। ठीक है जी। तो ये आ गया आपका, ये देखिए जी, ये पूरा एक सीवी है। अच्छा, कहा ये जाता है यूजुअली कि आपका सीवी जो है ना वो छोटा होना चाहिए, मतलब जितना कॉन्साइज हो सकता है उतना हो। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं काइंड ऑफ जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। सही है। अब से फॉर एग्जांपल मैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब अप्लाई करती हूँ, बीइंग रिसर्चर। ऑब्वियसली मैं आगे भी कहीं जाऊंगी तो मैं रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जॉब अप्लाई करती हूँ तो मुझे अपनी रिसर्च की सारी डिटेल्स देनी है। अब ऑब्वियसली बात है रिसर्च की, अगर मैं से फॉर एग्जांपल 40-50 साल की उम्र है मेरी और मैं अच्छा खासा 20-25 साल मैंने रिसर्च में गुजारे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा रिसर्च का सेक्शन बहुत बड़ा होगा, तो मैं उसको छोटा नहीं कर सकती। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द जॉब यू आर अप्लाइंग, आपका सीवी ऊपर नीचे हो सकता है, साइज में बड़ा छोटा हो सकता है। मैं आपके साथ अपना एक वाकया शेयर करना चाहूंगी कि मैंने एक जगह पे अप्लाई किया, मेरे मामू ने कहा मुझे अपना सीवी भेज दो। मैंने अपना सीवी भेज दिया। 2 दिन के बाद मेरे पास फोन आया और इतनी शदीद किस्म की मुझे डांट पड़ी कि ये किस किस्म का सीवी बनाया तुमने। मैंने कहा जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाए। कहते इतना लंबा सीवी होता है क्या? तो मैंने कहा वो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाए जाते हैं सीवी। मैंने कुछ 10-12 पेजेस थोड़ी पड़ेगा तुम्हारे सीवी के बैठ के, इसको छोटा करो। अच्छा, फिर मुझे उन्होंने लगा दिया कि इसको छोटा करो। अब मैं छोटा करने में लगी हुई थी कि 2 दिन के बाद फिर उन्होंने फिर मुझे कॉल करके बोला कि नहीं, तुम्हें छोटा करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा अब क्या हुआ? कहते हैं कि बेसिकली तुम एजुकेशन सेक्टर में जा रही हो, तो एजुकेशन सेक्टर के एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे ये बोला कि एजुकेशन सेक्टर में बड़ा सीवी ही चाहिए होता है, क्योंकि तमाम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और सारा रिसर्च का डिटेल्स चाहिए होता है, तो आप उसको एज इट इज रहने दो, उसको सीवी को छोटा कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही सीवी जो मैं आपको बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 12 पेजेस का सीवी, वो अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं भेजेंगे ना तो वो फौरन से पेशतर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको इतने सारा पढ़ने के लिए भी एक जमाना लग जाएगा बंदे को। ठीक है जी। उसके लिए फिर क्या होता है कि आप जो बिल्कुल जो मोटी मोटी चीजा चीजा चीजें होती हैं जो बिल्कुल उस जॉब से रिलेट करी होती हैं, खाली वो सीवी में डाल के मैक्सिमम 2-3 या बहुत हो गया तो मैक्सिमम 4 पेजेस से ऊपर सीवी नहीं जाए, वो ज्यादा मुनासिब रहता है। लेकिन जितना छोटा हो, जितना प्रिसाइसली आपने अपनी एफर्ट्स बताई हैं तो उतना सही है। लेकिन हाँ, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब को ही 25-30 साल हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली फिर जॉब का जो पोर्शन है वो बड़ा हो जाएगा। आपने एडिशनल क्वालिफिकेशंस लिए हुए होंगे, सर्टिफिकेशंस किए हुए होंगे, उनकी वजह से आपका सीवी बड़ा हो सकता है। ठीक है। लेकिन
नए बच्चे हैं, से फॉर एग्जांपल अभी अभी पास आउट हुए हैं, जैसे आप, जहां तक मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जितने ऑडियंसेस मौजूद हैं मेजरली जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स होंगे, तो यहाँ पे जो सीवी है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है, छोटा होगा, डिफरेंट होगा, उसमें जो हेड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपके क्वालिफिकेशंस बढ़ते जाएंगे, आपका सीवी जो है वो मॉडरेट होता चला जाएगा। एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, सालों पहले एक सीवी बनाते हैं और उसको बना के छोड़ देते हैं। उसमें जब कभी स्विच करना होता है, 10-12 साल एक जगह पे काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर जब उनको स्विच करना होता है तो फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठते हैं और फिर सीवी दोबारा से बनाना शुरू करते हैं और उसमें अच्छे खासे थक जाते हैं। बेहतर यही होता है कि आपके पास आपका सीवी फॉर्मेट हो जो कि आपके कंप्यूटर में मौजूद हो, वट एवर अचीवमेंट यू टेकन जस्ट नोट इट डाउन इन योर सीवी अकॉर्डिंगली एज सून एज इट द इवेंट हैज टेकन प्लेस। क्योंकि वो नया नया होता है, उसमें सारी चीजें मौजूद होती हैं, आपको याद होती हैं, आप सारी चीजें डिटेल में लिख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक वेबिनार करा रही हूँ, ठीक है, ये मेरी एक एडिशनल स्किल हो गई, ये मेरी सीवी में ऐड होगी, ठीक है। अब आज मैं ये वेबिनार करा रही हूँ, कल अगर से फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है, कल ही मैं अपने सीवी में इसको एक जगह पे ऐड कर दूं जहां पे मैंने बाकी डिफरेंट वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स की जो प्रेजेंटेशंस हैं वो ऐड की हैं। मेरा काम खत्म हो जाएगा। एट द टाइम जब मुझे किसी भी जगह पे अप्लाई करना होगा, मुझे उस टाइम पे अपने सीवी को लेके नहीं बैठना पड़ेगा। ये मैं आपको एक काम की बात बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत ख्वार होते हुए देखा है इस तरह से। यानी वो बैठे हुए होते हैं, कहते हैं भाई वो 5 साल पहले का सीवी है हमारा अपडेटेड, अब तो बैठना पड़ेगा, कागजात गुम हो गए, ये हो गया वो हो गया। आप जब साथ के साथ सीवी अपडेट कर रहे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपके डॉक्यूमेंट्स भी ऑर्गेनाइज होते चले जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उससे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आप साथ के साथ ही फाइलिंग करते चले जाएंगे। सो मेरी टिप ये माने, अभी छोटे होते हुए आप लोगों को अगर ये एक आदत सी बन जाती है कि जी जैसी सीवी, मतलब जैसी कोई अचीवमेंट हुई, जैसी कोई ऐसा काम हुआ जो कि सीवी में ऐड करने के काबिल है, वो आप फॉरन सीवी में ऐड करें, सीवी अपडेट होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली, आपके ऊपर कोई हैसल नहीं रहेगा, कोई बर्डन नहीं रहेगा, और आपके डॉक्यूमेंट्स भी अकॉर्डिंगली अरेंज होते चले जाएंगे। ये एक गुड सीवी का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ये एक बैड सीवी है। अगर आप यहाँ पे देखें, हेडिंग्स यहाँ पे भी डली हुई हैं, लेकिन डिटेल्स जो है वो कुछ नहीं है। अब सबसे पहले जो आप यहाँ पे देखें, जो एक चीज यहाँ पे आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट नजर आएगी, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मेंशन भी कर दूं, हाईलाइट करती हूँ। नेशनैलिटी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस। यूजुअली आपके जो एम्प्लॉयर हैं उसको इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका जेंडर क्या है। as far as you are capable of doing what he requires you to do or they require you to do, that's more than enough. ट्रांसजेंडर भी चलेगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। जेंडर मेंशन करना जरूरी नहीं है, आप इंटरव्यू में जाओगे आपकी शक्ल देख के पता चल जाएगा आपका जेंडर क्या है। नेशनैलिटी ऑब्वियसली उसकी कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल चूंकि हमारे कोलैबोरेशंस हो रहे होते हैं, आपको अपनी नेशनैलिटी मेंशन करने की जरूरत नहीं है until otherwise it's mentioned in the requirement of the job. से फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान आर्मी की जॉब होती है, उसमें लिखा हुआ होता है मेल चाहिए, 19 साल का चाहिए, और जो है वो पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए। ऐसे टाइम पे आपने ये तीन तमाम चीजें अपने सीवी में मेंशन करनी है। लेकिन अगर वहां पे जेंडर से रिलेटेड और नेशनैलिटी से रिलेटेड, आपके रिलीजन से रिलेटेड या आपके मैरिटल जो स्टेटस है उससे रिलेटेड कोई जरूरत नहीं है, तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से अगर आप नीचे आइए, 1991 से 1992 तक जो है यहाँ नर्सरी में पढ़ा था, भाई नर्सरी में पढ़ा था तो अब आपकी नर्सरी से क्या ताल्लुक है किसी बंदे का, ठीक है जी। स्कूल स्कूल आप ग्रेजुएट लेवल पे पहुंच चुके हैं। जो मेरी जो सजेशन है, जो मैंने जो चीज नोटिस की थी और जो हमें बताई भी गई थी जब हम सीवी बना रहे थे, तो ये है कि आप बेसिकली अपना मैट्रिक का डेट बता दें, इसलिए कि मैट्रिक के डेट से आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ और आपकी जो एज है वो कैलकुलेट हो रही होती है। बिफोर दैट कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, और लाइकवाइज आगे जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाए आप उसको मेंशन करते रहिए। कौन से बोर्ड से किया था ये मेंशन करना जरूरी है, स्कूल का नाम मेंशन करना जरूरी नहीं है, कॉलेज का नाम मेंशन करना जरूरी नहीं है, यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करेंगे, ग्रेड्स प्रॉपर बताने की जरूरत नहीं है अंटिल अदरवाइज मेंशन। यहाँ पे आप देखिए कि जिन्होंने ओ लेवल ए लेवल किया है, ओ लेवल ए लेवल कर दिया है, तो वो जो है वो उसके जो ग्रेड्स हैं वो भी बताए हुए।
वो कहाँ से हम मेंशन करेंगे, मतलब उसकी क्या जरूरत है मुझे नहीं पता। तो ठीक है, तो ये तमाम चीजें, और कितने सी, से फॉर एग्जांपल एक ए प्लस है, एक सी है, एक बी है, एक ए है, एक सी है, दो सी आ रहे हैं, तो एक बंदा वैसे ही तकरीबन इतने सीज के साथ डिस्क्वालीफाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका सीवी के हवाले से। तो अगेन क्वालिफिकेशन हो गई या जो कुछ भी हो गया, इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे एबीसीडी ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसके मुकाबले में अगर आपने पीछे की तरफ जाए जरा जरा, जो पिछली वाली जो सीवी हमने आपको दिखाई थी, इसमें देखिए एजुकेशन किस तरह से दी हुई है कि यहाँ से यहाँ तक ये डिग्री ली है, कौन सी यूनिवर्सिटी से ली है, क्या ग्रेड आया था, और रेलेवेंट मॉड्यूल्स क्या है। से फॉर एग्जांपल एक आईटी प्रोफेशनल है तो उसको आईटी से रिलेटेड मॉड्यूल्स मेंशन करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर उसने एडिशनल कोई चीजें पढ़ी हैं तो वो इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होनी चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैं साहब एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, मेरे पास 3 बैचलर डिग्रीज है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर ले, मेरे पास 3 बैचलर डिग्रीज हैं। एक डिग्री है मेरी बीए की, इकोनॉमिक्स के साथ बीए है। एक डिग्री है मेरी मतलब कोई सी भी एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है जो कि बैचलर्स डिग्री है, वो मैंने ली हुई है। और साथ में मैंने एमबीबीएस किया हुआ है। 3 ग्रेजुएशन डिग्रीज हैं। मैं मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रोफेसर पढ़ा रही हूँ। आप मुझे प्लीज बताओ, मुझे कौन सी डिग्री मेंशन करनी चाहिए। अब मुझे ये बताएं, किसी ने मुझे बोला है कि खाली एमबीबीएस मेंशन करने की जरूरत है, बाकी चीजें मुझे मेंशन करनी चाहिए, यस और नो? एमबीबीएस ओनली, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि मुझे सिर्फ एमबीबीएस को मेंशन करना चाहिए और उसके अलावा कुछ भी मेंशन करने की कतई कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसी तरह से जहां पे भी जरूरत है बस उतनी मेंशन करें चीजें, उसके अलावा जो इरेलीवेंट मालूमात है वो मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये आपका एक बैड सीवी का एग्जाम्पल हो गया। आगे चले अगर, तो बैड सीवी में क्या है कि डल होगा, बोरिंग होगा, पुअरली रिटन होगा, बैडली स्ट्रक्चर्ड होगा, वेग स्टेटमेंट्स होंगे, उसमें पूरे एविडेंसेस नहीं होंगे। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये चीज सीखी है हमने कि डोंट मेंशन एनीथिंग इन योर सीवी विच हुज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यू डोंट हैव। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने एक चीज कर ली, एक कोई सी भी क्वालिफिकेशन उठा ली या कोई वर्कशॉप कर लिया, उसका आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, प्लीज डोंट मेंशन इट ऑन द सीवी। बिकॉज किसी भी टाइम पे एम्प्लॉयर का दिमाग घूम सकता है, वो आपसे कोई सा भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे, आपके पास अगर नहीं हुआ आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेंशन ओनली दोज थिंग्स विच आर डॉक्यूमेंटरीली प्रूव्ड विद यू। ठीक है, आपके पास उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनका उनके उनके लेटर्स मौजूद हैं, एक्नॉलेजमेंट, इस तरह की कोई भी चीज है अगर, तो प्लीज मेंशन करें, अदरवाइज ना मेंशन करें। टू मच इरेलीवेंट, अगेन आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, शादीशुदा है या नहीं है, चार चार अदद बच्चे हैं या नहीं है, एक का इंतकाल हो गया, एक का नहीं हुआ, मतलब इस किस्म की कोई भी चीज मेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं है। अच्छा जी, द लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन आर अनसेटिस्फैक्ट्री। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं है। अब प्रॉपर फॉर्मेट होगा तो देखने में खूबसूरत लगेगी। अच्छा कभी कभी होता है आपके पास अच्छी चीजें नहीं भी होती, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट होने के नतीजे में सामने वाला कह सकता है हाँ जी डॉक्यूमेंटेशन करनी आती है इसको, इसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो साफ सुथरी डॉक्यूमेंटेशन करेगा। ये भी एक प्लस पॉइंट होता है अगर आपका सीवी अच्छा बना हुआ है। ठीक है जी, सीवी आपको अगेन जैसे मैंने कहा कि हाउ गुड सीवी हेल्प्स, यानी आपके एम्प्लॉयर को ये बता सकता है कि यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, आपको तमाम कैंडिडेट्स में से बिल्कुल अलहदा से बाहर निकाल के खड़ा कर देता है। आपकी जो रेलिवेंट स्किल्स होती हैं उसकी वजह से अगर आपने अपने सीवी में रेलिवेंट स्किल्स दी हैं तो उसकी तरफ उसकी अटेंशन जाएगी, उसको ऐसा लगेगा कि जी बस इस जो नौकरी के लिए तो बस ये परफेक्ट किस्म का जो है वो है, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर। आप अच्छा सीवी बना के एम्प्लॉयर को शॉर्ट लिस्टिंग में जो ख्वारी करनी पड़ती है उससे भी बचा लेते हैं आप उसको, क्योंकि वो क्या करते हैं पहले सीवी निकालते हैं, रेलेवेंट स्किल्स ढूंढते हैं, और रेलेवेंट स्किल्स ढूंढ के कितनी अप्रोप्रिएट है, कितनी उनके रिक्वायरमेंट को मैच करी है, उसके नतीजे में पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, फिर पॉइंट्स बना के एक पूरी समरी बनती है और फिर बंदा शॉर्टलिस्ट होता है। उसकी जगह आपने अगर अपनी जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो उनको चाहिए वो सामने सामने मेंशन कर दिए तो उनके लिए फैसला करना जो है वो काफी आसान हो जाता है। टाइप ऑफ सीवी,
टाइप ऑफ सीवी जो है, इसमें आपके पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है। पहली जो क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक आप सीवी को 3 तरह की क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल एंड क्रोनो फंक्शनल सीवी बनाते हैं। पहला जो सीवी है क्रोनोलॉजिकल, इसमें रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अपनी डिटेल्स लिख रहे होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल जो सबसे लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है, मैं अपने बारे में अगर बताऊं कि मैं पीएचडी हूं, तो मेरी जो एजुकेशन के हवाले से अगर जो डिटेल्स है, तो उसमें सबसे ऊपर जो डिटेल आएगी वो मेरी पीएचडी के हवाले से आएगी। ठीक है जी। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर में इसको इसी तरह लिया जाता है। अगर कोई इस तरह का नहीं, तो मतलब वो बहुत ही वर्स्ट सीवी की कैटेगरी में चला जाता है, अगर आपने इसको रिवर्स क्रोनोलॉजी में नहीं डाला है डिटेल्स को। तो क्योंकि उनको आपकी जो सबसे रीसेंट अचीवमेंट है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फिर इसी तरह से अगर आपकी जॉब है, तो जॉब के हवाले से भी अगेन सबसे पहले आपकी जो अभी जो लेटेस्ट जगह जहां पे आप मौजूद है, लेटेस्ट सीट पे जहां मौजूद है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको कितने दिन हुए हैं, उसका आपका कितना एक्सपीरियंस है, उससे नीचे का एक्सपीरियंस वो खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। यूजुअली ये जो सीवी है वो बनाते हैं जिनका सॉलिड वर्क हिस्ट्री होती है, जिसमें किसी किस्म का कोई गैप नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एडिशनल टिप मैं दे दूं, क्योंकि अभी आप लोग, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहता है कि वो एक जगह पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, उस एडजस्टमेंट ना कर पाने के चक्कर में वो जल्दी जल्दी जॉब स्विचेस करते हैं। चलो जॉब स्विच कर लो, कोई इशू की बात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है जाके, जब आपका सीवी बन रहा होता है ना, उसमें 2 महीने का एक्सपीरियंस, 2.5 महीने का एक्सपीरियंस, 15 दिन का एक्सपीरियंस, वो चीजें अगर तो कंटिन्यूएशन में है तो फिर भी चलो गुजारा। लेकिन अगर बीच में गैप आ गया, 15 दिन का काम किया, उसके बाद 1.5-2 महीने तक आपको नौकरी नहीं मिली, क्योंकि आपने तो लड़के छोड़ा था, आपने किसी और जगह पे नौकरी अरेंज करने के बाद तो नहीं छोड़ा था, तो ऑब्वियसली वो चीज जो है वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाती है। तो विद नो गैप हिस्ट्री, इट्स द बेस्ट थिंग टू डू एज सून एज यू स्टार्ट योर जॉब। कभी भी एक जॉब दूसरी जॉब लिए बगैर पिछली जॉब छोड़ना ताकि जॉब में गैप आ जाए, ये नहीं करना चाहिए। तो जॉब डिसकंटिन्यूएशन जो है वो बहुत खतरनाक हो जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगेन देखें आप, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने सीवी दिया हुआ है कि जी, यहाँ पे देखिए इन्होंने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताया सितंबर 2020 टिल प्रेजेंट, और यहाँ पे अगस्त 2017 से लेके अगस्त 2020 तक जो है वो, सॉरी जून 2017 से अगस्त 2020 तक ये इस स्कूल में जॉब करते थे। उससे उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ किया और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है। कंटिन्यूएशन होना जरूरी है, और उस कंटिन्यूएशन को अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, तो ये आपके सीवी को बहुत ही इफेक्टिव और प्रोफेशनल बना देता है। फंक्शनल रेज्यूमे, इंटरप्टेड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर है, या मिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है जिसमें आपने डिफरेंट फंक्शंस किए, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको थोड़ा सा लेड वर्क आता है, उसने कुछ लेड वर्क का काम किया, उसके बाद फिर उसने उसको छोड़ा, फिर उसने जो है वो कोई ड्राइविंग की, फिर उसका ड्राइविंग का भी एक्सपीरियंस आ गया, फिर उसके बाद उसने कोई और काम कर लिया। तो मतलब अगर इस तरह की चीज हो, या से फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किए हैं, मतलब प्रोफेशनल लाइन में आए हैं, तो उस टाइम पे जो वो अपनी सिर्फ जो फंक्शनल कैपेसिटीज हैं वो बता सकेंगे। तो उस तरह की जो रेज्यूमे बनता है उसको फंक्शनल रेज्यूमे कहते हैं। ठीक है जी। इसमें आप कर क्या रहे होते हैं कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा सा है इसको बता दिया, थोड़ा सा एजुकेशन के हवाले से बता दिया, थोड़ी अकम्पलिशमेंट बता दी, ये काम किया है। अब इसमें आप देखो कहीं पर भी डेट्स मेंशन नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक की जॉब की भी है, क्या नहीं है। अब ये जो चीज है ना, थोड़ी सी एम्बिग्यूस हो जाती है। हाँ, आपकी स्किल्स पता चल जाएंगी सामने वाले को कि जी सेल्समैन भी था, टेक्निकल भी काम किया है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी थी, ये सब चीजें आ गई। सॉरी, हाँ, आ गई। लेकिन इसमें वो कहीं पे भी नहीं है कि जी कहाँ से कहाँ तक काम किया, कहाँ से कहाँ तक काम नहीं। ठीक है। तो पिछला वाला अगर आप इसके मुकाबले में सीवी देखो, तो यहाँ पे डेट मेंशन है, बीच में कोई गैप नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये जो चीज है ना, क्रोनोलॉजिकल सीवी और फंक्शनल सीवी में ये फर्क है कि आप यहाँ पे डेट मेंशन कर नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो एक्सपर्टीज है, जहां जहां पे आपने जितने जितने दिन काम किया है, सिर्फ वो मेंशन कर पाते हैं आप फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद है फिर एक और जो 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 सीवी होता है, जो क्रोनो फंक्शनल कहलाता है, यानी आप उसमें अपने जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं उनको भी मेंशन कर रहे होते हैं, और उसके अलावा जो है वो जितना आपने काम किया होता है, जो कि अनइंटरप्टेड होना चाहिए काम, वो उसमें आ जाता है। स्किल्स के साथ काम को मतलब इंटरैक्ट करना, और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो स्पेसिफिक जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इस तरह का सीवी बनाते हैं।
जिसके अंदर वो अपनी स्किल्स की समरी देते हैं और उस समरी के साथ फिर वो अपनी वर्क हिस्ट्री बता रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस है इनके दरमियान में, छोटा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है। दूसरी तरह का जो क्लासिफिकेशन है सीवी की, वो है फंक्शनल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। दो तरह की होती है, अगर आप देखें यहाँ पे एकेडमिक और कॉर्पोरेट टाइप की क्लासिफिकेशन है। एकेडमिक जो टाइप की क्लासिफिकेशन है सीवी की, वो क्या है कि जी एकेडमिक पर्पस के लिए आप सीवी बनाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको 2 मिनट पहले अपनी जो पूरी कहानी सुनाई थी कि जी मामू से डांट पड़ गई कि सीवी इतना लंबा क्यों है, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं जी ये अकेडमिया जो है उसके अंदर इतने ही लंबे लंबे सीवी होते हैं। सो ये वो वाली चीज आ रही है। तो एकेडमिक पर्पसेस के लिए ग्रेजुएट स्टूडेंट एप्लीकेशन हो गई, स्कॉलरशिप्स हो गए, ग्रांट्स हो गई, मेंटोरशिप के लिए कहीं जाना है, प्रोफेसरशिप के लिए या प्रमोशंस के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये तमाम जगहों पे ये वाले सीवीज इस्तेमाल होते हैं। एकेडमिया के ऊपर फोकस ज्यादा होता है, रिलेवेंट कोर्सेज जो पढ़ाए गए हैं उनके बारे में ज्यादा मेंशन किया जा रहा होता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए गए हैं स्टूडेंट्स के, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, नॉन रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो कि स्टूडेंट्स या एकेडमिया के अराउंड घूम रहे हो, उनकी डिटेल्स मेंशन होती है, काफी डिटेल्ड होता है। अगर अब इसको सामने रखते हुए मैं थोड़ा सा ब्रैगिंग कर सकती हूँ कि जी मेरा सीवी बहुत लंबा है और अच्छा खासा बड़ा सीवी है, ठीक है, लेकिन अगर उसके मुकाबले में अगर मैं कॉर्पोरेट सीवी की बात करूं तो फिर मुझे मुंह नीचे करिए, मैं हाँ वो क्या करें जी, गलती हो गई जी, बहुत लंबा सीवी बन गया। तो अगर आप कहते हैं तो उसमें से बहुत सारी जो गैर जरूरी चीजें वो काट के हम आपको छोटा करके दे देंगे। तो यहाँ कॉर्पोरेट सीवी छोटा होता है, स्पेसिफिक नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक होता है, वर्क एक्सपीरियंस पे फोकस करता है और रेलिवेंट सिर्फ जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो जरूरी होती है, बाकी सब कुछ हटा देना होता है, सीवी छोटा करके बनाना होता है। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन किसी का भी? हानिया ताहिर ने क्वेश्चन किया कि अगर आपकी डिग्री ऐसी है कि आप डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं तो डिफरेंट सीवी बनाएंगे। बिल्कुल जी बेटा, या आगे मैंने आपको मेंशन भी करना था, बिल्कुल हमें यही करना पड़ेगा कि हम डिफरेंट सीवीज बनाते हैं और स्पेसिफिकली से फॉर एग्जांपल जैसे आप फार्मेसी में हो ना आप, तो अगर आप फार्मेसी में, मुझे पता नहीं है आप फार्मेसी में हो, क्योंकि फार्मेसी काफी ब्रॉड फील्ड आ जाता है। तो फार्मेसी में आपके पास मार्केटिंग अलग हो जाता है, मैनेजमेंट अलग हो जाता है। तो अगर आपने मैनेजमेंट, आपकी एक ही डिग्री के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन आप अपने मैनेजमेंट स्किल्स अगर आपके पास हैं, आपने उसके लिए कोई शॉर्ट कोर्सेज वगैरह किए, वो मेंशन करके आप फोकस्ड होकर मैनेजमेंट के हवाले से सीवी अलग बनाएंगे। मार्केटिंग का सीवी अगर आप मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई करें तो मार्केटिंग का सीवी आपका बिल्कुल अलहदा बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से करना पड़ता है। कंदील फातिमा ने पूछा है कि रिवर्स ऑर्डर में अगर हम ग्रेजुएशन का सीवी बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, बैचलर की डिग्री सबसे ऊपर आएगी, फिर एफएससी और फिर मैट्रिक, उससे नीचे कुछ नहीं मेंशन करना है। अच्छा, फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रेज्यूमे? भाई जो मुझे अभी तक तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस समझ में आ पाया है कि सीवी जो है वो लैटिन वर्ड है और रेज्यूमे जो है वो फ्रेंच वर्ड है, दोनों एक ही कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे ये मेंशन हुआ हुआ है कि सीवी डिटेल्ड होता है, रेज्यूमे छोटा होता है। लेकिन देखा जाए तो एज सच इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। बेसिकली वो कर क्या रहे हैं कि वो आपकी जो डिटेल है, आपकी जो एजुकेशन या जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी समरी ही बता रहे हैं। सो प्रैक्टिकली इसके दोनों के दरमियान में डिफरेंस नहीं है। साइंस के लिए सीवी आपकी जो नर्सिंग के हवाले से जितनी भी आपके पास स्किल्स हैं, आपने कोई एडिशनल वर्कशॉप्स किए हैं नर्सिंग के हवाले से, या आपके पास जैसे एडिशनल डिप्लोमा कोर्सेज हैं, वो सारे आप ऐड करोगे। आपका नर्सिंग में इंटर्नशिप कहाँ कहाँ की है, आईसीयू में की है कि नहीं की है, उसके अलावा फिर यूजुअली पीडियाट्रिक्स आईसीयू सीसीयू की जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो बहुत ज्यादा काम आ रही होती हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करनी पड़ेंगी, तो उससे जो है वो आपका सीवी इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा जी, सेक्शन ऑफ सीवी पे आ जाते हैं हम। सीवी के सेक्शंस के हवाले से अगर हम सबसे पहले जो है हमारे पास पर्सनल डिटेल जो है वो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसमें आपके पास सीवी में हेडिंग होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी ढेर मतलब 24-25 फॉन्ट साइज का ऊपर लिखते हैं सीवी या करिकुलम वाइटे या रेज्यूमे। ये सब कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे जो बड़ी साइज में होना चाहिए वो आपका नाम होना चाहिए। फुल नेम लिखिए, लार्ज हो, बोल्ड लेटर्स के अंदर हो, सेंटर के अंदर आना चाहिए। फिर उसके नीचे आपके ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ईमेल एड्रेस प्लीज मेक श्योर किसी भी किस्म का फनी किस्म का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कूल गाय 007 या इस तरह की प्यारी बेबी, क्यूट गाय, क्यूट गर्ली, इस तरह के जो जो आपके ईमेल
आईडीज हैं, काइंडली उसको अपने पर्सनल यूज के लिए रखें। एक प्रोफेशनल आईडी बनाइए अपना, जिसमें आपका फुल नेम मेंशन हो रहा हो या आधा नाम आके फिर आपका सरनेम फुल मेंशन हो रहा हो या कुछ उसके अंदर नेम आ रहे हो। इस तरह की कोई चीज जो है वो डाल के जो है वो आप ईमेल आईडी बनाइए, और फिर वो ईमेल आईडी बहुत प्रोफेशनल लगना चाहिए, और उस ईमेल आईडी को आप जो है अपने सीवी में ऐड करें। लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं और बिल्कुल भी आपको सीरियसली नहीं लेते हैं अगर आपने ये कूल गाय टाइप किस्म के जो ईमेल आईडीज हैं अगर ये आपने डाले हुए। तो एड्रेस आपका फुल पोस्टल एड्रेस पोस्टल कोड के साथ होना चाहिए। हो सकता है कि वो आपको आमतौर पे जरूरत नहीं पड़ रही होती है आजकल के दौर में, लेकिन फिर भी अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो वो आपको किस एड्रेस पे भेजेंगे। अब बहुत सारी जगहों पे आज भी कन्वेंशनल तरीका चल रहा है कि वो जी बाकायदा लेटर डिस्पैच होता है इंटरव्यू का, वो आपके घर आ रहा होता है। तो एटलीस्ट सीवी के अंदर आपका जो एड्रेस है वो कंप्लीट पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, ताकि आपको किसी भी किस्म की डाक जो है वो घर पे पहुंच सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोटोग्राफ आपकी बहुत अच्छी तमीजदार किस्म की अच्छे तरीके से तैयार हुए, इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि किसी शादी में जाने से पहले फुल ऑन मेकअप करके आपने तस्वीर खिंचवाई हो, या बिल्कुल ये भी हालत नहीं होनी चाहिए कि आंखें फटी नहीं, सर पे तेल चिपड़ा हुआ। कोई तमीज की ढंग तमीज की एक तस्वीर खिंचवाइए प्रॉपर वाली, जो कि वीजा पासपोर्ट के लिए बनवाई जाती है। वही तस्वीर जो है वो आपने अपने सीवी पे भी लगानी है। बहुत सारे सीवी सिर्फ और सिर्फ मैंने एक दो वर्कशॉप अटेंड किए हैं वो सीवी के हवाले से, वो कहते हैं हम स्ट्रेट अवे वो सीवी ही रिजेक्ट कर देते हैं जिसमें तस्वीर नहीं होती, क्योंकि तस्वीर बंदे की अच्छी खासी पर्सनैलिटी बता देती है। तो यू शुड add your photograph, but it should be very reasonable and very sober kind of a picture. वो जरूर लिखने की जरूरत है, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, जैसे मैंने आपको बताया, अंटिल अदरवाइज जरूरत नहीं है मानना। फोन नंबर आपका जो एग्जैक्ट प्रॉपर आपके सीएनआईसी के ऊपर जो रजिस्टर्ड फोन नंबर है काइंडली वो इस्तेमाल कीजिएगा। उसके अलावा कोई फोन इस्तेमाल नहीं करिएगा और ना ही यहाँ पे मेंशन करिएगा फोन। आगे चलते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल जो इन्होंने दी है अब ये देख लें, ये एक एग्जाम्पल है। इतनी ये सारा इन्होंने मेजर ऊपर सीवी, नीचे नाम, उसके बाद एड्रेस और फिर फोन नंबर पर सारी चीजें। इसके मुकाबले में आप ये देखें, मेरा ख्याल है जो अगर देखा जाए तो बीइंग रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो गालिबन ये वाली जो जो पिक्चर है वो ज्यादा बेहतर लग रही है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है जी, तो जो सारी काम की चीजें, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, पूरा ईमेल आईडी हो गया, ये पूरा का पूरा मौजूद है। नेशनैलिटी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस वगैरह की जरूरत नहीं है। पर्सनल प्रोफाइल में अपने बारे में एक छोटी सी स्टेटमेंट देना जरूरी है। उसमें अपना एक्सपीरियंस बता दें, क्वालिफिकेशन बता दें, एम्बिशन बता दें। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, हम जैसे लोग, जैसे अब हम अच्छा खासा अचीव कर चुके, हमें पर्सनल प्रोफाइल की ऐसे इतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन जो न्यू स्टार्टर्स हैं या जिनका अभी एक दो साल का ही एक्सपीरियंस हुआ है और वो कहीं और अच्छी जगह जाना चाह रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस चीज की, और उनको इसके ऊपर पूरा टाइम लगा के एक प्रॉपर पर्सनल प्रोफाइल स्टेटमेंट बनाना चाहिए और उसको मेंशन करना चाहिए। यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। अगेन यहाँ पे एक बात और बता दूं, स्पेसिफिकली जॉब स्पेसिफिक स्टेटमेंट हर सीवी हर जॉब के हिसाब से नहीं बनाइए। ये नहीं होना चाहिए कि एक जनरलाइज बना दी कि मेरा जो प्रोफेशनल रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस यूटिलाइज किया जाए। अगर ये है तो मतलब नहीं काम चलेगा। आपको स्पेसिफिकली जो रिक्वायरमेंट है उस पर्सनल की, जो जॉब का जो एड आया उसके मुताबिक जो है वो आप अपना प्रोफाइल स्टेटमेंट बनाएंगे। आई एम अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हु एंजॉयज, कहाँ चला गया, हु I am excellent at meeting deadlines. I have 2 years of experience in business and I would like to contribute to a business with my excellent skills and past work experience. एक ये है स्टेटमेंट। दूसरा है अ मोटिवेटेड अडेप्टेबल रिस्पॉन्सिबल कंप्यूटिंग ग्रेजुएट सीकिंग अ पोजीशन in an IT industry which will utilize the professional and technical skills developed through past work experience in the same field. I have a methodical, customer focused approach to work and a strong drive to see things through to completion. And in my current job, I have managed the launch and migration of two major IT systems, which was completed on time and within budget. कौन सी वाली ज्यादा बेहतर लग रही है? हाँ, ब्लू वाली की ग्रीन वाली भाई मेंशन करें। बिल्कुल करेक्ट कहा, ग्रीन वाली जो सेकंड वन है।
ऑब्वियसली। तो ये चीज अब मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपने लेके चलना है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई मुझसे सी फार्मेसी के हिसाब से पूछ रहा है तो आपको खुद पता होना चाहिए फार्मेसी सेंटर्ड जो प्रोफेशनल जो स्टेटमेंट है वो किस तरह की, या प्रोफाइल स्टेटमेंट कैसे बनेगी, नर्सिंग से रिलेटेड होगी तो कैसे बनेगी, या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होगी तो कैसे बनेगी, आईटी इंजीनियरिंग की अलहदा हो जाएगी। मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर फील्ड आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, बस इतना ध्यान में रखिएगा और उसी हिसाब से काम करना है। अचीवमेंट्स बतानी है भाई। अब इसमें काइंडली ये जरूर बता दिएगा, जैसे ये ऊपर जो ब्लू स्टेटमेंट है, फिनिश्ड माय कॉलेज स्टडीज, करंटली वर्किंग एज एन आईटी सपोर्ट असिस्टेंट, ये अचीवमेंट नहीं है भाई। प्लीज मेक श्योर ये अचीवमेंट नहीं है, ये काम है हो गया है। यानी यहाँ पे आके वो ये सोचेंगे कि यार मतलब बंदे को ये तक नहीं पता कि अचीवमेंट्स क्या होते हैं। इम्प्लीमेंटिंग मेजर सिस्टम्स विद जीरो डाउन टाइम एंड जीरो डेटा लॉस, ऑब्वियसली आईटी के हवाले से है तो ये उन्होंने वैसे बनाई है। उसके बाद दूसरा है कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ फॉर 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स, ये एक अचीवमेंट हो सकती है। ब्रिटिश कंप्यूटिंग सोसाइटी का मेंबर, अब ये इस तरह की जो कोई चीज है, दिस इज कॉल्ड एन अचीवमेंट। सो और के अचीवमेंट क्या है उसको देख लें। कॉलेज स्टडीज फिनिश कर ली है, मैंने जो है वो खाना पकाने में फर्स्ट प्राइज विन कर लिया था। अगर ये एक नर्सिंग प्रोफेशनल के सीवी पे लिखा हुआ होगा तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी काउंटेड एज अचीवमेंट्स। सो प्लीज मेक श्योर कि आपकी अचीवमेंट जो है वो जरा ढंग की होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज डिस्कस करनी है। कुछ जगहों पे सीवी में एजुकेशन और क्वालिफिकेशन अलग अलग हेड्स में दिया हुआ होता है। So what do you mean by education and what do you mean by qualification? Please make sure. Education means कि आपने जो भी एजुकेशन हासिल की है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, व्हाटसोएवर, वो आप अपने सीवी में डालेंगे, वो आपकी एजुकेशन काउंट होगी। क्वालिफिकेशन से मुराद क्या है कि एडिशनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज किए हैं, कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन उठाई है, तो वो ये भी हो सकता है कि अगर ऐसा ना करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि एजुकेशन की जगह क्वालिफिकेशन लिख के अपने एजुकेशनल डिटेल्स दे दें, और एडिशनल क्वालिफिकेशन लिख के जो भी एडिशनल कोर्सेज वगैरह किए हैं, लाइक आपने एमएस ऑफिस किया है या इस तरह की कोई भी चीज की है, वट वो आप इसमें ऐड कर दें तो वो एडिशनल क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी। तो ये हेड्स दो तरह के हो सकते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन और एजुकेशन से मुराद आपको समझ में आ जानी चाहिए, डिफरेंस ये है। अच्छा जी, अब ये देख लो आप, ये एक एजुकेशन का तरीका इन्होंने बताया कि जी इधर से इधर तक ये इस नर्सरी में पढ़ा, इसके बाद जो है प्राइमरी स्कूल पढ़ा, फिर सेकेंडरी स्कूल पढ़ा, फिर सिक्स फॉर्म भी पढ़ा, उसके बाद कॉलेज में जाके ये ग्रेड्स आए जो कि बिल्कुल बेकार थे, उसके बाद फिर यहाँ पे जाके इन्होंने एक बीएससी एक अदद बीएससी कर लिया। अब उसके मुकाबले में आप इस वाले जो एजुकेशन का जो डिटेल्स है उनको देखें जी। 2009 से 13 तक बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, डिग्री ये थी, रेलेवेंट मॉड्यूल्स ये थे, उसके बाद फिर डिप्लोमा किया, ग्रेड ये अचीव किए। मतलब लग रहा है कि एक तरीके से कि आप अगर आईटी की बंद हैं और आईटी की लाइन में जाना चाह रहे हैं तो आपने आईटी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी की सारी मेंशन कर दी। अब इसी तरह आप नर्सिंग और फार्मेसी का रख लो कि आपने जो मतलब से फॉर एग्जांपल आप फार्मेसी का बच्चा है, कोई मैनेजमेंट में जाना चाह रहा है, तो मैनेजमेंट की जो कोर्सेज है उनमें क्या क्या कितना परसेंट अचीव किया, कितना अच्छा कितना सीजीपीए वगैरह आया, वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये मतलब इनिशियल टू स्टार्ट विद ये आपके लिए एक अच्छी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी लेटेस्ट ऑन द टॉप और फिर गोइंग डाउन द लेन, जहां से स्टार्ट किया वहां तक लेकर जाएंगे आप उसको, जितनी भी जॉब्स की। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे ये एक बुरा सीवी है। 2011 का बता दिया उन्होंने, 2008 से 2011, 2006 से 2008, फिर उसके बाद व्हीकल लिमिटेड में थे 2005, 2003 से 2005, 2002, 2000, मतलब इस तरह से बनाए। इसके मुकाबले में यहाँ पे जॉब की ये मेजर काम किए, फिर यहाँ पे यहाँ से जॉब करे थे तो की जो जो काम थे जो आपके इख्तियार में थे वो ये थे, ये काम किए। इस तरह से इधर जो तो यहाँ पे जॉब स्टेटस ये था या जॉब रिक्वायरमेंट ये थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जॉब भी पता चल रही है कब से कब तक की, कौन सी फील्ड में की, और उस फील्ड में आपको करने को कौन से काम थे जिनके ऊपर हम कह सकते हैं कि अगर से फॉर एग्जांपल आपने 5 साल एक ही चीज पे काम किया तो 5 साल में आपका हाथ जरा पक्का हो गया होगा डॉक्यूमेंटेशन पे से फॉर एग्जांपल, या किसी भी चीज के ऊपर। तो इस तरह से मेंशन करने में एक सामने वाले को क्लियर पिक्चर मिल सकती है कि जी आपके पास स्किल्स क्या क्या है और आपने क्या क्या अचीव किया है, एंड हाउ गुड यू आर टू बी सिलेक्टेड एज अ पोटेंशियल एम्प्लॉई। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्किल्स
में बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, आईटी स्किल्स लिख के छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे बेसिकली ये बताना है कि कौन सी स्किल है जिसके ऊपर आपका हाथ बिल्कुल पक्का बैठा हुआ है। से फॉर एग्जाम्पल जावा, पाइथन, सी, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी एंड एसक्यूएल के ऊपर एक्सीलेंट नॉलेज रखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग ट्रबल शूटिंग एक्सपीरियंस है, फिर नेटवर्किंग फॉल्ट किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, कौन कौन सी जो वेबसाइट्स हैं कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं। अगेन ये एक बंदे को थोड़ा सा मतलब एक तरह से समझ लें कि अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ। अभी जैसे नर्सिंग वाली बच्ची ने बोला कि नर्सिंग का क्या होगा सीवी में, तो नर्सिंग में ये हो सकता है जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपकी एक पर्टिकुलर स्किल है कि हाँ जी मैंने इस टाइम पे जो भी इमरजेंसीज होती हैं पेशेंट को, जो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होते हैं उनको ट्रबल शूट किया हुआ है, या जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको किस तरह से डील करना है आईसीयू में वो मुझे आता है, या मुझे वेंटिलेटर पे डालना, सीपैप लगाना आता है। इस तरह की जो चीजें हैं वो आपकी स्किल्स में आ जाएंगी, ये एडिशनल आपकी स्किल्स होती हैं कि आपका किसी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर हाथ पक्का है, आप ईसीजी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, आप आईवी लाइन बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, आपको स्टिचेस लगाने आते हैं, आप बहुत अच्छी तरह की बैंडेज कर सकते हैं, ये आपके स्किल्स में आएगा। आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट दैट नाउ। हॉबीज एंड इंटरेस्ट में प्लेइंग फुटबॉल, गोइंग टू जिम, ईटिंग विद माय फ्रेंड्स, बर्ड वॉचिंग, गोइंग टू चर्च ऑन संडेज, ये आपकी सीवी में जाने वाली चीजें नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आपको क्या पता होना चाहिए, नॉन फिक्शन बुक्स का पता होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स का पता होना चाहिए, पजल सॉल्विंग आनी चाहिए, सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली होना चाहिए। इस तरह की चीजें बताना, उससे पता ये चलेगा कि आप फारिग औकात में क्या कर रहे हैं। आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो आपका फारिग वक्त कैसे गुजरता है, गेमिंग में गुजरता है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ही फील्ड से रिलेटेड रहते हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एम्प्लॉयर के लिए। रेफरेंस में बहुत सारी दफा में एक चीज ये लिखी होती है और बहुत सारे लोग लिखते हैं, रेफरेंस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। भाई प्लीज, ये कोई भी इतना आपका मुलाजिम नहीं है कि वो आपसे बाद में जो है ना वो फोन करके बोलेगा काइंडली रेफरेंसेस भेज दीजिए, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, तो आपके सीवी का जो लास्ट पोर्शन होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपके रेफरेंसेस क्या है। रेफरेंसेस कौन कौन हो सकते हैं, वो लोग जिन्होंने आपको प्रोफेशनली एकेडमिकली देखा हुआ है, तो उसमें कौन कौन आ जाते हैं, आपका मेंटोर आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने अंडर ग्रेजुएट पे कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया है तो आपके मेंटोर का जो जो रेफरेंस होगा वो बहुत काम का होगा। इसी तरह से आपका जो इमीडिएट बॉस है, फॉर एग्जांपल आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो जो इमीडिएट बॉस है उसका रेफरेंस बहुत काम का होगा। तो इस तरह की चीजें हैं और उसमें आपको ये डिटेल्स देनी है कि जी फॉर एग्जांपल नाम, उनकी मतलब वो बंदा कौन है, मतलब उसकी डेजिग्नेशन क्या है, कौन सी जगह पे वो काम करता है, उसका फोन और उसका ईमेल आईडी जरूर, क्योंकि ईमेल आईडी के थ्रू आमतौर पर कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, और फोन नंबर इसलिए चाहिए होता है कि उनको फोन करके याद दिला रहे होते हैं कि हमारी ईमेल का रिप्लाई कर दें। सो ये दो तीन चीजें आपको मेंशन करनी बहुत जरूरी है। तो दिस वाज मेन, दीज वर द मेन थिंग्स जो कि आपके सीवी का पार्ट होनी चाहिए। लेकिन कुछ एडिशनल चीजें हैं जो कि आपके सीवी में हो सकती हैं इन केस आप किसी दूसरी लाइन के हैं, तो सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसर। से फॉर एग्जांपल फार्मेसी का स्टूडेंट है तो उसको फार्मेसी काउंसिल का लाइसेंस चाहिए। हम जैसे एमबीबीएस के लोग हैं तो हमें पीएमसी का लाइसेंस चाहिए, नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस चाहिए होगा, इस तरह के इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस चाहिए होगा। सो लाइसेंशियर वाला सेक्शन आप बना सकते हैं अगर आपने किसी किस्म की कोई लाइसेंसिंग की है। और उसके अलावा फिर आईएसओ 9000 वगैरह के इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं उनके हवाले से कोई सर्टिफिकेशन हुई भी है तो आप वहां पे इस सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। प्रोफेशनल अफिलिएशन है कि आप प्रोफेशनली किसी बॉडी से अफिलिएटेड हैं, आप उनकी जो है वो जो मास मीटिंग्स होती हैं वो अटेंड करते हैं, आप उसके मेंबर हैं या ऑफिस होल्डर हैं, तो उस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्रोफेशनल एक्टिविटीज से मुराद क्या है कि आपने अपनी जॉब में इन एडिशन टू योर जॉब रिक्वायर जो जॉब स्टेटस था उसके अलावा और क्या प्रोफेशनल एक्टिविटीज की हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। रिसर्च के फील्ड में रिसर्च के हवाले से लोगों ने क्या क्या काम किया है वो बता सकते हैं। कोई एडिट क्वालिफिकेशन है, आपने एडिशनली कोई क्वालिफिकेशन ली है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपका ड्रग एक्ट वाला जो मामला है वो कौन सी फील्ड में जाते हैं, ये फार्मेसी के बच्चे ड्रग लॉज वाला जो है ना उसमें, अब वो उसमें जो है आपने ड्रग लॉज वाला पोर्शन किया हुआ है और साथ में आप लॉयर भी हैं, ठीक है, तो वो चीज आपकी एडिट क्वालिफिकेशन वहां काम आ रही है कि जो आपने जो एलएलबी किया था
वो आप यहाँ पे जरूर मेंशन करें, क्योंकि वो आपकी जो 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 रिक्वायरमेंट है उसको वहां पे और मजीद स्ट्रेंथन कर रही है कि आपकी लॉ की एडिशनल जो नॉलेज है वो भी आपके काम आएगी आप जब ड्रग लॉज के हवाले से बात कर रहे होंगे। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एंड वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे हमारे यहाँ इतना ज्यादा नहीं होता। बाहर के मुल्कों में अगर आप की क्रेडिट अर्न नहीं होते अगर आपने वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं किए हुए, तो ये चीजें मेंशन जो नए ग्रेजुएट्स होते हैं उनको अपने सीवी में ये लाजमी तौर पर मेंशन करना पड़ रहा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको आगे जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा, मैंने जैसे बच्चों को कुछ रिसर्च वगैरह कराई थी, तो लिटरली स्पीकिंग मैं आपको बता रही हूँ, बच्चों ने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे रिसर्च की थी और मुझे बच्चों ने बाद में आके बताया कि उनको जॉब मिली और उनसे पूरा इंटरव्यू उनकी रिसर्च के ऊपर हुआ। सो ये एक बहुत एडेड बेनिफिट हो जाता है बच्चों के लिए कि उनको रिसर्च के हवाले से भी मालूम है अंडर ग्रेजुएट पे होते हुए। मतलब ये और फॉरन उनको जहां भी अप्लाई किया था वहां पे उनको नौकरी मिल गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पब्लिकेशन एंड प्रेजेंटेशन सेक्शन, ये यूजुअली जो रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए होता है कि वो जिन्होंने कोई पेपर पब्लिश किया है वो हो गया, या उन्होंने कहीं कॉन्फ्रेंस में जाके कोई प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिए हैं तो वो हो गए। इस तरह की चीजें यहाँ पे आप अपने सीवी में मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके अदर सेक्शंस हैं। जो मेन सेक्शंस थे वो हमने बात की, उसके अलावा आप ये एडिशनल सेक्शंस भी अपने सीवी में डाल सकते हैं वेयर नीडेड, वेयर रिक्वायर्ड। जितना कॉन्साइज हो, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट सेक्टर का छोटा सीवी होगा, एजुकेशन सेक्टर का लंबा सीवी होगा। फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। अभी आप ये मेरी प्रेजेंटेशन भी देखें, एक ही फॉन्ट में चल रही है, तकरीबन आगे पीछे फॉन्ट साइज आगे पीछे हो रहे हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन, लेकिन फॉन्ट एक ही चल रहा है। तो इसी तरह से आपके सीवी एक जैसा होना चाहिए। साइज एंड स्टाइल ऑफ द फॉन्ट जो है वो थ्रू आउट एक जैसा इस्तेमाल करें। फॉन्ट्स क्लियर वाले इस्तेमाल कर लें, ज्यादा अच्छा है। कैलिब्री, एरियल, कैम्ब्रिया, ये जरा साफ सुथरे दूर दूर वाले अल्फाबेट्स के होते हैं, तो क्लियर और अच्छा सीवी लगता है इसकी वजह से। टारगेटेड या टेलर्ड सीवी, ये अभी मैं बताती हूँ आपको, इसको छोड़ दें। हाउ यूज कॉन्साइज सेंटेंसेस, डू नॉट एड अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये अगेन रिपीट हो रहा है। एंड फोकस टू एक ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपकी जो अचीवमेंट्स या अकम्पलिशमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है। बस ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हर चीज अच्छी अपने बारे में आपने वहां पे मेंशन करनी है, ये बहुत जरूरी है। टेलर्ड सीवी क्या होता है भाई? टेलर्ड सीवी ये होता है कि आपने जिस रिक्रूटर के पास जाना है उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आप अपने सीवी को, मतलब जो भी चीजें जो उस जगह जरूरत है सिर्फ वो मेंशन करें, बाकी जो इरेलीवेंट चीजें वो सीवी में से निकाल दें। तो आपके पास मल्टीपल सीवीज बन जाते हैं इस तरह से कि आप हर बंदे के लिए जो है वो, मतलब हर रिक्रूटर के लिए जो है वो अलग सीवी बना रहे होते हैं। ठीक है जी। लेकिन इससे फायदा सिर्फ ये होता है कि आपके स्किल्स और एक्सपीरियंसेस बिल्कुल सामने की तरफ निकल के आते हैं। आपको खुद भी मालूम होता है कि हाँ, जब आप स्पेसिफिकली उस टॉपिक से रिलेट करके अपने स्किल्स को फोकस करके निकाल रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं, तो लोगों को, आपको भी पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्योंकि आप काम करते करते में ये चीजें स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जब आप टेलर्ड सीवी बनाने बैठते हैं तो बिल्कुल आपको सामने से नजर आ रहा होता है और आप ये प्रूव कर रहे होते हैं एम्प्लॉयर को कि यू आर अ गुड एंड बेस्ट कैंडिडेट फॉर द काइंड ऑफ जॉब दे आर ऑफरिंग। ठीक है जी। इसके बाद फिर यूजुअली डिपेंड करता है कि कहाँ जरूरत है, किस जगह पे टेलरिंग की जरूरत है आपके सीवी को, वो अगेन जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यूजुअली जो की सेक्शन हैं जहाँ पे हम फोकस कर रहे होते हैं कि टेलर होनी चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट्स हो गई, वो आपकी स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक होनी चाहिए 100%। वर्क हिस्ट्री आप स्पेसिफाई कर दें, जो अगर फॉर एग्जांपल आईटी के हवाले से है तो सिर्फ आईटी से रिलेटेड जितना काम है उसको स्पेसिफाई करें, उसको हाईलाइट करें। बाकी जगहों पे अगर आपने काम किया तो उसको पीछे कर दें, मतलब सामने रखने की जरूरत नहीं है। जो स्किल्स हैं उस जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को जरूर मेंशन कर दें और वो बहुत आपको मतलब हाईलाइट करें उसको कि जी ये चीजें आती हैं। वर्क रिलेटेड क्वालिफिकेशंस या ट्रेनिंग, यानी आपने स्पेसिफिकली उसी काम के लिए, से फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो लैब असिस्टेंट के तौर पे आ रहा है, अब उसने क्या किया है, 5 से 7 साल उसने जो है किसी एक लैब में काम किया है। उसके अलावा उसने जो है वो कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हुए हैं जिसमें उसको कुछ मशीनें जो उस लैब में मौजूद है वो चलानी आती है। अब वो उन चीजों को हाईलाइट करेगा तो हमें क्या जरूरत पड़ी हम किसी और कैंडिडेट को देखें, उसी को हायर करेंगे ना, जाहिर सी बात है। सो ये चीज बहुत यहाँ पे टेलर्ड सीवी की ये फायदा होता है।
अच्छा जी, अब कैसे टेलर सीवी बनाया जाए? एक तो ये कि आप पहले उस कंपनी को थोड़ा सा सर्च कर लें, इंटरनेट पे उस कंपनी के हवाले से मालूमात हासिल करें कि वो चाहते क्या हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को किस तरह से डील करते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, उसका कल्चर किस तरह का है कंपनी का, ये तमाम रीसेंट ट्रेंड्स या रीसेंट करंट प्रोजेक्ट्स उस कंपनी के कौन कौन से चल रहे हैं, वो तमाम चीजें लेके रखें और बाकी चीजें उड़ा दें। उसके बाद फिर क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से जो है वो आप देख लें, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को रखते हुए जो जो फ्रेजेस उन्होंने यूज किए वो अपने सीवी में ऐड करें। ठीक है, उससे भी आपको फायदा होगा। अपनी स्किल्स को प्रायोरिटाइज करें, वो देखें कि आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो इस जॉब के साथ जो है वो बहुत अच्छी जा रही हैं, उसको आप इस्तेमाल करें। ठीक है जी, उसके बाद फिर डॉट्स को कनेक्ट कर लें, यानी जब ये तमाम चीजें इंडिविजुअल आपने ढूंढ ली, इनको सबको आप जमा करेंगे तो आपका सीवी जो है वो टेलर्ड हो जाएगा। सो अब हम आते हैं एनी क्वेश्चंस के ऊपर। सो आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। मैम, इफ यू डोंट हैव अ वर्क हिस्ट्री रिलेटेड टू दैट फील्ड, हैव एक्सपीरियंस irrelevant टू दैट जॉब, सो शुड वी मेंशन और नॉट? नो, वी विल नॉट मेंशन। हम सिर्फ फिर अपनी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट जो बेसिक आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको मेंशन करेंगे, स्पेसिफाई नहीं करेंगे, इरेलीवेंट जॉब हिस्ट्री हटा देंगे। ठीक है, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। से फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे जो है वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और आपके क्यू एन ए के हवाले से, यानी क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से मांग रहे हैं। आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ जगह पे ट्यूशंस पढ़ा के बैठे, वो चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। तो वो आपको एज अ फ्रेश कैंडिडेट लेंगे अगर आपने अपना एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया होगा। अगर आपने फालतू फालतू चीजें लिख दी तो वो बोलेंगे कि इसको पता ही नहीं है कि हम चाह क्या रहे हैं, और बिला वजह उन्होंने जो है वो सीवी में डाल दिया। तो ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर हॉबीज, लैंग्वेजेस एंड आईडी कार्ड डिटेल्स इज नेसेसरी टू इंसर्ट इन सीवी। देखो, आपकी मर्जी है, ना भी डालो तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हाँ, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ रहे होते हैं आपके फारिग टाइम की हॉबीज क्या है, सो कुछ जो रिलेटेड हॉबीज हैं अगर है मौजूद तो वो आप डाल सकते हैं। लैंग्वेजेस की प्रोफिशिएंसी, यूजुअली जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है उसमें लैंग्वेजेस प्रोफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फार्मेसी की लाइन में, नर्सिंग की लाइन में, मेडिकल की लाइन में लैंग्वेजेस जरूर मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना आप लैंग्वेजेस ज्यादा जानते होंगे उतना आप बेनिफिट पे रहोगे, आपको ज्यादा हायर किया जा रहा होगा। आईडी कार्ड की डिटेल बिल्कुल भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मांगेंगे तो आप, अगर आपको हायर करेंगे तो वो आपसे वैसे भी मांग लेंगे, क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, आपका आईडी कार्ड ले लेंगे। सो आईडी कार्ड की डिटेल्स मेंशन करने की सीवी में बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अनटिल अदरवाइज इट इज मेंशनड। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो सीवी के साथ भेज रहे हो तो उसके साथ सीएनआईसी की कॉपी तो भेज ही रहे होते हैं, तो सीवी में डालने की क्या जरूरत है उसको? ठीक है, तो वो नहीं डालेंगे। हाउ टू वैल्यूएट द सीवी? मैं सवाल नहीं समझी। इवेल्युएट द सीवी, आप एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो या आप अपना सीवी बना के उसको इवेल्युएट करने की बात कर रहे हो? आप काइंडली ये सवाल दोबारा पूछो, मैं आपको फिर बताती हूँ। अगर कोई टारगेटेड फील्ड ऑफ जॉब ना हो, एग्जाम्पल इंटर्नशिप, तो फिर सारे स्किल्स को प्रिसाइज कैसे बनाए? प्रिसाइज नहीं कर सकते, फिर आप ऐसे ही मेंशन कर दें उसको, प्रिसाइज नहीं कर सकते। देखो, आप बीइंग अ न्यूबी, मतलब you have just entered the professional line and you've just graduated, nobody would be expecting you to have any kind of specific targeted field experience। सही है, सो आपको वहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो टारगेटेड सीवी की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये उस वक्त आप उसके ऊपर आ सकते हो जब आप स्पेसिफिकली कोई चीज टारगेट करते हुए इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आपको पता है आपने हर सूरत में मार्केटिंग में जाना है, और अपने 3 से 4 जो इंटर्नशिप्स है वो मार्केटिंग में की है, वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, वो मेंशन कर दो। लेकिन जस्ट ग्रेजुएटेड और रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। दे विल टेक यू एज ए न्यू कमर और फिर आपको खुद ट्रेन करेंगे, तो वो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं। हाउ कैन आई नो दैट माई सीवी इज अप टू द मार्क? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप किसी को भी, मतलब अपने सीनियर को, अपने टीचर को वो सीवी दिखा दो, पहले बना लो, फिर उसको किसी को दिखा दो, तो वो आपको बता देंगे कि ये सही है या नहीं है।
तो इस तरह से आपको पता चलेगा। या आप अपना पीयर रिव्यूड करा लो, अपने 2-3 फ्रेंड्स को भेज दो। मतलब फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के साथ अपने अपने बनाए हुए सीवीज एक्सचेंज कर लें। आप अपने फ्रेंड का देखोगे, उसमें हो सकता है आपको कुछ बेहतर लगे, वैसे ही आपके पास भी कोई स्किल मौजूद हो, आप उसको डालना भूल गए हो, आप वो डाल लेंगे। इस तरह से सीवीज जो है वो आप अपने अप टू द मार्क ला सकते हैं। इज ओनली सीवी इनफ, कवर लेटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। देखो कवर लेटर के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, एप्लीकेशन या कवर लेटर के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। सीवी आप कवर लेटर में लिख के दे रहे होते हैं कि माय सीवी एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आर अटैच ना, तो कवर लेटर तो जरूरी है। वो जॉब एप्लीकेशन होती है या कवर लेटर होता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। उसके बगैर तो आपका सीवी कहीं जाएगा ही नहीं, तो वो तो जरूरी है। लेकिन सीवी मतलब सीवी अलग चीज हो गई, कवर लेटर जाना जरूरी है, उसके बगैर तो आपका गुजारा ही नहीं है ना। अच्छा, एनी क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन ऑफ सीवी? यार वो हर एक का अलग होता है, मैं इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकती। एम्प्लॉयर क्या चाह रहा है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक सीवी को इवेल्युएट करेगा और उसी के हिसाब से फिर वो जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट करेगा। आप अपने 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 बिहाफ पे जितना बेस्ट कर सकते हैं, बस आप उतना बेस्ट कर सकते हैं। और फिर ये तमाम चीजें आपको एक्सपीरियंस से ही आ रही होती हैं। ऑब्वियसली आप उसको पहली दफा में, पहले गो में तो नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं आपको ऑफर जरूर कर सकती हूँ कि अगर आप लोगों को सीवी बना के, अगर आप लोगों को एक पीयर रिव्यू की जरूरत हो और आप चाह रहे हो सजेशन लेना, तो आप ये फार्मेसी मेंटोर वाले अगर आप लोगों को दें मेरा तो आप लोग मुझसे करवा सकते हैं। और मैं आपको इवेल्युएट करके बता दूंगी कि आप सीवी को और कैसे बेहतर कर सकते हैं और लैंग्वेज वगैरह। लेकिन हाँ, प्लीज मेक श्योर स्पेलिंग्स का जरूर ख्याल रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर का जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि दो चीजें ऐसी हैं, दो जगह पे भी अगर आपकी ग्रामर की मिस्टेक निकल आए, आपका सीवी जो है वो कूड़े के बिन में जाएगा। इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। स्किल्स अगर उस जॉब से रिलेटेड नहीं है, मैं खाली ये इसका मैं आंसर कर चुकी हूँ। अच्छा, व्हाट इफ वी डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस एंड वी आर फ्रेश ग्रेजुएट? तो यू विल बी डेल्ट एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो मसले वाली बात नहीं है, इसमें तो परेशान होने की बात ही नहीं ना भाई। मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको कि अगर आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो, 5 महीने भी नहीं हुए आपको ग्रेजुएट हुए, या आपने जैसे फाइनल ईयर में अप्लाई कर देते हैं, फाइनल ईयर के एग्जाम्स का रिजल्ट आने से पहले पहले, ये लास्ट पेपर के अगले दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो वो आपको ऐसा फ्रेश ग्रेजुएट ले रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं, यू विल बी डेल्ट एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। सो वहां नहीं है परेशानी आती है जब आपके पास 2-4 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू होते हैं। उस वक्त तक दिमाग लड़ा के, सोच समझ के, फील्ड स्पेसिफाई करके फिर उसी फील्ड को आगे कंटिन्यू करें, तो फिर वो सही रहता है, क्योंकि फिर आगे उसी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस आ रहा हो, तो वो एक जरा अच्छी सी बात हो जाती है। अच्छा, जिनके पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं हो, इंटर्नशिप्स एंड वेबिनार्स मेंशन करें अकॉर्डिंग टू फील्ड? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, और करने भी चाहिए, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम एक्सपीरियंस पर्सनल ओनली, मोस्ट ऑफ देम वांट एक्सपीरियंस पर्सनल। देखो जहां पे एक्सपीरियंस मांगा है वहां पे तो एक्सपीरियंस के बगैर नहीं लेंगे ना, लेकिन बहुत सारी जगहों पे फ्रेश ग्रेजुएट मांग रहे होते, तो वहां पे, या जहां आपने पहले इंटर्नशिप की हुई है वहां पे अगर आपकी अच्छी पीआर हो गई है और आपने उनसे फिर बात कर ली कि भाई आगे हमें मतलब एक दफा एटलीस्ट इंटरव्यू का चांस दिया जाए, तो मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर जगह पे सिर्फ एक्सपीरियंस बंदा ही चाहे, वो एक जाहिर सी बात है, वो सीट के ऊपर होता है। तो आप अगर बिल्कुल ऊपर वाली सीट के बारे में सोचेंगे, तो ऑब्वियसली आपको तो ग्रेजुएट यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, सो स्क्रैच के ऊपर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, ये याद रखिएगा। मैम काइंडली आंसर दैट हाउ कैन आई एवेल्युएट माय सीवी, एनी क्राइटेरिया? बेटा मैं आपको 3 से 4 मरतबा बता चुकी हूँ, ये पीयर रिव्यू होता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर मतलब एक दूसरे के साथ अपने सीवीज एक्सचेंज करके करें और अपने सीनियर्स को दिखा दें, वो आपको मेंशन कर देंगे। और मेरे हिसाब से सीवी वैल्यूएशन का और कोई तरीका नहीं है, इवन इंटरनेट पे भी बाकायदा उन्होंने दिया हुआ है, फिर आप या तो उनको जो है वो डॉलर्स में पेमेंट करें, वो आपको सीवी बना के दे देंगे, ये हो सकता है। ये फाइनल तरीका, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मैम तो क्या हमें डिफरेंट लैंग्वेज को सीखना चाहिए अदर देन नेटिव लैंग्वेज? नहीं, सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आती है। अगर आती है तो ठीक है, अगर आपको लैंग्वेजेस सीखने का शौक है तो सीख ले, एडिशनल एडिड बेनिफिट हो जाता है उसका। लेकिन स्पेसिफिकली इसी पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
असल इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्किल्स हैं, वो आपको स्किल्स डेवलप करने की ज्यादा जरूरत है। मैम एवेल्युएट खुद करना चाहते हैं कि वेयर माई सीवी स्टैंड, वेदर माई सीवी इज गुड वन और बैड वन। देखो मैं आपको बार बार आप एक ही सवाल पूछ रही हूँ बेटा, और मैं आपको बार बार एक ही जवाब दे रही हूँ कि आप खुद से एवेल्युएट पहली दफा में तो नहीं कर सकोगे, उसमें टाइम लगेगा। मैं जो इंटर्नशिप हैं उनको किस कैटेगरी में ऐड करेंगे? इंटर्नशिप्स की कैटेगरी अलग से बनाने थे और उसी में मतलब आप उसको लिख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप्स, दोनों चीजें चलेंगी। फार्मेसी में हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखना चाहिए, फिर चांस अगर सीख सकते हैं, आपको लैंग्वेजेस के ऊपर अच्छा अबूर आ जाता है जल्दी जल्दी तो सीख लें, अच्छी बात है। मैम अगर इंटर्नशिप के लिए बनाई हो सीवी तो सारे सर्टिफिकेशन सीवी में ऐड करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो ताकि वो आपको पता, वो उनको पता चले कि बच्चा जो है वो एक्टिव है, तो उसको इंटर्नशिप देनी चाहिए, करना चाहिए। इंटर्नशिप एंड अदर ऑनलाइन एंड फिजिकल कोर्सेज शुड मेंशन इन विच कैटेगरी? इंटर्नशिप का तो मैंने बता दिया कि अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में चला जाएगा। ऑनलाइन एंड फिजिकल कोर्सेज अगर आपने लिए हैं, कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, तो सर्टिफिकेशन की हेडिंग में भी जा सकता है, एडिशनल क्वालिफिकेशन की हेडिंग में भी जा सकता है। ठीक है जी, ये रुकैया एम फारूक का क्वेश्चन था। मैम आप अपनी ईमेल बता दें, वो मैं आपको दे दूंगी, आप बेफिक्र रहिए, आप संजय से ले लीजिएगा। सीवी फॉर्मेट्स कहाँ से मिलेंगे? एनी वेबसाइट, आप जो है गूगल पे डाल दें सीवी फॉर्मेट, वो आपको बता देंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, पहले पेज के बाद बाकी जो है वो पेमेंट के ऊपर होता है। तो अगर आपको कोई अच्छा सा फॉर्मेट लगे तो उस फॉर्मेट को सामने रखते हुए वर्ड पे खुद से सीवी डिजाइन कर लें, तो वो मेरा ख्याल है वो ज्यादा मुनासिब है। मैंने यही किया था, क्योंकि वो एक या दो पेजेस के बाद जो है ना, शाहजेब अहमद का जवाब दे रही हूँ मैं, एक या दो पेजेस के बाद वो पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और आपका सीवी भी अपने पास रख लेते हैं, देते भी नहीं। तो आपकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे चली जाती है और वो काफी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मैम इस वेबिनार का सर्टिफिकेट हमारे कहाँ यूज में आ सकता है? ये पर्सनल डेवलपमेंट का वेबिनार था, तो ये आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्सनल डेवलपमेंट के हाउ टू अपीयर इन इंटरव्यू, हाउ टू मेक अ गुड सीवी, या आपके पर्सनल डेवलपमेंट के जो वेबिनार्स होते हैं, मतलब क्या कहना चाहिए, पोर्शंस होते हैं, वो आप अपने जो सर्टिफिकेशन हैं या वेबिनार्स या सेमिनार्स की एक हेडिंग बना के या फिर सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन बना के उसमें डाल सकते हैं अपने सीवी में। अच्छा मैम, अगर ऑनलाइन कोर्सेज का सर्टिफिकेट अवेलेबल ना हो बट हमने कोर्स कंप्लीट किया हो, तो क्या हम उसे मेंशन कर सकते हैं? डिपेंड करता है, अगर तो एक छोटी सी 2 घंटे की वर्कशॉप थी तो मेंशन कर दें, कोई मसला नहीं है सर्टिफिकेशन में। लेकिन अगर पूरा कोर्स था तो उसका सर्टिफिकेट आपको जरूर मिलना चाहिए, तो उसको ऐसे मेंशन नहीं करिएगा। अगर 2-3 महीने का कोर्स किया है तो वो सर्टिफिकेट के बगैर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। If we have only irrelevant work experience of about 3 to 4 years, तो वो मेंशन नहीं करेंगे तो गैप नहीं आ जाएगा सीवी में? बिल्कुल आ जाएगा। मतलब इतना इरेलीवेंट 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब आई डोंट नो इरेलीवेंट से क्या मुराद है आपकी? अस्मा नाज, प्लीज अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दोबारा बताइए। मैम इस वेबिनार का सर्टिफिकेट सीवी में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल करिएगा, और इसको मैंने जैसे कहा कि सर्टिफिकेशन वाला जो पोर्शन है उसमें मेंशन करिएगा। मैम सीवी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर्स यूज करना चाहिए या नहीं? ज्यादा कलर्स नहीं यूज करो, एक कलर पैटर्न उठा लो आप, वो ज्यादा बेहतर है। मेरा ख्याल है ज्यादा कलर यूज किए तो अच्छा नहीं लगेगा।